पायलट बनने चले थे पर कुछ तो अच्छा नहीं लगा। मतलब मैं घर भागा, घर से छोड़ दिया, मैंने घर छोड़ दिया कुछ वक्त के लिए। मुझे फौज में भी ऑफर हुआ कि वो मैगजीन है ना उसमें लिखा करो। फिर अन्ना हजारे वाले मूवमेंट के तुरंत बाद ये निर्भया आंदोलन हुआ था। तो कारण क्या था? क्या रिपोर्ट नहीं होता था? जैसे गवर्नमेंट उसको डेटा रिपोर्ट नहीं करती थी। 2013 में शायद 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे पे जो सर्वाइवर्स खुद कैमरे पे बता रहे थे कि उन्होंने क्या न्यूज रिपोर्टर्स के पास कि उसको रिपोर्ट करे, मतलब वो फेस ब्लर करे या दिखाएं। एसिड अटैक क्या सिर्फ और सिर्फ लड़कियों युवतियों पर होता है या लड़कों पर भी होता है? आप किसी पे चाय फेंक दें, गर्म पानी फेंक दें या किसी पे एसिड फेंक दें, एसिड अटैक की धमकी देने को भी, अटेम्प्ट को भी और धमकी देने को भी क्राइम बनाया गया। इन पे जो अटैक होता है तो मेनली अटैक का कारण क्या होता है? इसको कोर्ट ने भी समझने में टाइम लगाया। ये मारने से भी ज्यादा खतरनाक इंटेंशन है, इसीलिए तो इसमें उम्र कैद की सजा रखी गई है। महिलाओं के खिलाफ जब होता है तो ये वो पुरुषवादी मानसिकता है कि तो मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। अच्छा। उससे बदला लेने के लिए रात में अंधेरे में ऐसे डाल देते हैं। ये एक इतना डेंजरस वेपन है कि 20 रुपए की एक बॉटल किसी की लाइफ को, जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। कि कहते हैं रावण के नाभि में अगर मारा जाएगा तो रावण मर जाएगा ना। तो लड़की की आइडेंटिटी एक सामान की तरह बना दी गई है कि लड़की का चेहरा या हम सबका एक्सेप्टेंस हमारी पर्सनालिटी से होना चाहिए। तो ये शीरोज आपने जो अभी मेंशन किया, ये क्या मतलब? ये आपने अगर छपाक मूवी देखी हो तो उसमें इस तरह का जिक्र है। वो इसी तो शीरोज इतना मिनिमलिस्टिक प्रोजेक्ट था कि मतलब खाना सर्व करेंगे, एक कैफे स्टार्ट करेंगे और गीता जी अपने ही क्रिमिनल, मतलब जिसने उन पर एसिड अटैक किया था उसी के साथ रह रही थी। पति ने उन पर एसिड डाल दिया था। पायलट बनने चले थे पर कुछ तो अच्छा नहीं लगा, इसलिए वहाँ से एक शिफ्ट लिया जर्नलिज्म का। और इस जर्नी में एक ऐसे इंटरव्यू को कवर किया जिसने पूरी दिशा ही बदल दी। और वो हैं छाव फाउंडेशन के फाउंडर आलोक दीक्षित जी। आज सोशियो फेयर के मंच से मैं आरती BR सिंह आपको मिलाती हूँ आलोक दीक्षित जी से। सो नमस्कार आलोक जी। थैंक यू। सो बताइए छाव की शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से जो आपने जर्नलिज्म में लेने के बाद और फिर वहाँ से आपने अपनी ज़िंदगी को टर्न किया, अपने करियर को टर्न किया, थोड़ा बताइए इस विषय में। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने आज एयरफोर्स वाली बात का जिक्र किया। शायद बहुत ही कम बार इस बारे में कभी बात हुई होगी, क्योंकि वो बहुत मेरी लाइफ का एक सच में वो एक टर्निंग पॉइंट ही था। जब मैं ग्रेजुएशन में था तो मन में था कि फौज में जाएंगे, एक ऐसा मन था। और उसमें भी मन था कि पायलट बनेंगे। अच्छा। और बहुत तैयारी की, मतलब जो लोग SSB वगैरह कभी देखते हैं, मतलब ट्राई करते हैं, तैयारी करते हैं, SSB इंटरव्यू होते हैं, तो मैंने 10 बार SSB इंटरव्यू दिए। अच्छा। जो बहुत मतलब सारा ट्राई कर लिया, लेकिन मेरा वो नहीं हो पाया, मतलब मैं उसको क्वालिफाई नहीं कर पाया। वो एक ऐसा इंटरव्यू होता है कि पहले दिन आप स्क्रीन आउट या तो हो जाते हैं या फिर 5 डेज रहते हैं। तो कई बार फर्स्ट डे आउट हुआ, फिर 5 डेज, कई बार 5 डेज के लिए सेलेक्ट हुआ। ऐसा लगता था बस हो ही जाएगा, फिर वो आखिरी मोमेंट पे रिजेक्ट हो जाता था। राइट। तो सारा ट्राई कर लिया, सब कुछ कर लिया। फिर उसी बीच में एक एयरमैन की नौकरी, उसमें एयरमैन में भी अप्लाई किया था, एयरमैन के लिए हो गया। और साधारण परिवार था तो सरकारी नौकरी यहाँ बहुत वैल्यू करती है यूपी में। तो सरकारी नौकरी थी तो जाना ही पड़ा। मतलब मैं घर भागा, घर से छोड़ दिया, मैंने घर छोड़ दिया कुछ वक्त के लिए। मतलब सरकारी नौकरी है तभी नौकरी है, वरना कोई नौकरी नहीं है वरना। तो क्या हुआ कि सरकारी नौकरी में लगा। अब मुझे तो पायलट बनना था, इसलिए मैं फौज में जाना चाह रहा था। पापा का था कि नहीं, नौकरी है, आप वहाँ जाओ, वहाँ से फिर कुछ और ट्राई करना। तो कुल मिला के बहुत संघर्ष करने के बाद मैंने कुछ समय के लिए तो घर भी छोड़ा कि मुझे नौकरी ना करनी पड़े, लेकिन लौट के सारे प्रेशर में मैं वहाँ गया। वहाँ जाके फिर वही लगा कि ये तो, मतलब मैं बहुत मोटिवेटेड था शायद, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत रेगुलर सी ज़िंदगी है। सुबह उठो, भाई परेड करो, फिर उसके बाद जाओ, फिर ऑफिस से आ जाओ 2-2:30 बजे, फिर फ्री है। बहुत आराम की नौकरी भी थी एट द सेम टाइम। तो मेरा मन नहीं लग रहा था, तो फिर वहाँ पे मैंने रिज़ाइन दिया। और बहुत इंटरव्यूज़ होते हैं, क्योंकि इतनी आसानी से नहीं छोड़ते वो लोग, आपके ट्रेनिंग में पैसे लगाए होते हैं उन्होंने। तो फिर वहाँ पर मुझे जितने भी इंटरव्यूज़ में बहुत ही मैं फर्म था कि नहीं, मुझे जर्नलिस्ट बनना है, ये मेरा पैशन है, मुझे वही करना है। मुझे फौज में भी ऑफर हुआ कि वो मैगजीन है ना उसमें लिखा करो। अच्छा। मैंने उस वक्त वो भी किया, मैंने कहा नहीं, मुझे जर्नलिस्ट बनना है। तो वो मतलब फील्ड में आके काम करना है, बैक ऑफिस का काम नहीं करना है। तो जर्नलिस्ट बने। जर्नलिस्ट
मैं पहली नौकरी TV9 में लगी, अच्छा, मुंबई में। अच्छा। इसके बाद जागरण कानपुर में काम किया। और इस बीच में एसिड अटैक के इश्यू पे भी मतलब जैसे ही हुआ तो मुझे लगा कि मैंने सुना हुआ था कि लड़कियों पे एसिड अटैक होते हैं। तो ये किस साल की बात है? ये होगा 2011 में मैंने शायद पहली बार या 10-11 के आसपास मैंने एसिड अटैक सर्वाइवर्स के को मिले मतलब। और तब मैंने वो स्टोरी तहलका में लिखी। मेरे लिए थोड़ी बड़ी बात थी क्योंकि पहली बार आप पहले बहुत यंग जर्नलिस्ट थे और तहलका में मेरी स्टोरी पब्लिश हुई। तो मेरे एडिटर ने भी पढ़ा उस वक्त, जो मुझे याद है मैं आई नेक्स्ट कानपुर में दैनिक जागरण में था, तो उन्हें बड़ा पसंद आया। तो उन्होंने पूछा भी कि इतने एसिड अटैक होते हैं। तो मैंने कहा सर मुझे भी नहीं पता था, मैं तो जब स्टोरी करके मुझे पता चला कि एसिड अटैक्स हो रहे हैं। तो फिर मैं लिखता रहा एसिड अटैक के इशू, क्योंकि मैं सर्वाइवर से जुड़ा रहा, लिखता रहा। और फिर वही जो मैंने जिस वजह से एयरफोर्स छोड़ा था, फिर मैंने वो नौकरी छोड़ी कि नहीं। उस समय निर्भया आंदोलन हुआ था और उसके पहले अन्ना हजारे का आंदोलन था। तो मैं आंदोलनों में मतलब एक्टिव होने लगा था। दिल्ली आता था, छुट्टी लेके दिल्ली आ रहा था। फिर निर्भया वाले टाइम पे तो मैं नौकरी छोड़ दी थी कि नहीं मुझे आंदोलन, मैं अन्ना हजारे वाले मूवमेंट में मुझे लगा था नहीं मैं आंदोलन में ही रहूँगा, मुझे नौकरी नहीं करनी। आगे वही हुआ कि वो मुझे रेगुलर नौकरी लग रही थी। फिर जब निर्भया आंदोलन मतलब फिक्स फॉर्मेट आपको कभी पता नहीं कैसे, उस वक्त तो यही मोटिवेशन था। तो फिर अन्ना हजारे वाले मूवमेंट के तुरंत बाद ये निर्भया आंदोलन हुआ था। तो मुझे लगा कि यार लोग, पूरा देश खड़ा था, पूरा जो सब अभी भी रोए खड़े हो जाते सोच के कि जो कुछ हुआ था। और इवन मेरे पापा मम्मी भी, मेरे परिवार के लोग भी, जो लोग को इस कॉजेज से कोई मतलब नहीं था, ये सब लोग बिल्कुल अपनी जिंदगी, निजी जिंदगी जीने वाले लोग हैं। इन सबको भी लगा था कि कुछ करना चाहिए देश के लिए। तो फिर मुझे भी लगा कि अगर रेप के इश्यू पे लोग खड़े हो रहे हैं, इसका मतलब है कि स्कोप है कि एसिड वायलेंस जैसा वायलेंस को सामने लाना चाहिए। और मैं बहुत आश्चर्य में रहता था कि लोगों को क्यों नहीं पता है। मैं मतलब तब से ही ये ऑब्जर्व कर रहा था, इतने केसेस तो हो रहे हैं, मुझे भी अंदाजा नहीं था कितने हो रहे हैं, पर ये तो हो रहा था, इतने लोग हैं, इनके बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा है। तो कारण क्या था? क्या रिपोर्ट नहीं होता था? क्योंकि कोई सिस्टम नहीं था ना, जैसे गवर्नमेंट उसको डेटा रिपोर्ट नहीं करती थी। कहीं अलग अलग जगह रिपोर्ट हो रहा है, तो किसी को ठीक से नहीं पता था कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितने नंबर्स हैं। किसी को लगता था एक आध मामले हुए हैं, लेकिन मुझे ही जब स्टोरी करते करते जानकारी मिली तो बहुत सारे मामले हो रहे हैं, अंदाजा नहीं था कितने हो रहे हैं। तो मैंने एक स्टॉप एसिड अटैक्स करके एक फेसबुक पे एक क्लोज ग्रुप बनाया। मुझे ये भी डर लगता था कि ऐसा ना हो कि ऐसे मामले ज़्यादा बताऊं तो कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को आइडिया मिले, ऐसा मुझे लगता था शुरुआत में। तो मैंने एक क्लोज ग्रुप बनाया था और उसमें मैं रिपोर्ट करता था। देखा कि साल में लगभग 100 से ज़्यादा रिपोर्ट तो मैंने ही किए केसेस को। तो फिर ये निर्भया आंदोलन के वक्त तक लगा कि इस पर कैंपेन करना चाहिए, हमें भी मतलब एसिड वायलेंस पे भी कैंपेन करना चाहिए। तो फिर वो कैंपेन मतलब 2013 में शायद 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे पे एक हम लोगों ने दिल्ली में हिंदी भवन में एक इवेंट की। उसमें मैं लगभग 5-6 सर्वाइवर्स को जानता था, उनको बुलाया और कुछ लोग अपने मन से आए पहली बार ही। तो उस तरह से 10 के आसपास सर्वाइवर्स थे वहाँ पे। और पहली बार ऐसा था कि वो लोग कैमरे पे आके फ्रंट में बोल रहे थे। और पहली बार ऐसा था कि कैमरे जो सर्वाइवर्स खुद कैमरे पे बता रहे थे कि उन्होंने क्या फेस किया। और पहली बार ये डिलेमा थी कैमरा पर्सन्स के पास और न्यूज़ रिपोर्टर्स के पास कि उसको रिपोर्ट करे, मतलब वो फेस ब्लर करे या दिखाएं। सही बात। और कुछ लोगों ने तो उसको ब्लर किया। अच्छा। और उसके बाद फिर सर्वाइवर्स ने उनको मना किया, मतलब कुछ जो लाइव हुए ना। यही मैं पूछने वाली थी कि सर्वाइवर्स ने कभी सपोर्ट किया क्या कि ब्लर करो या कुछ? नहीं बता तो ये पहला, ये मेरे लिए भी पहला था, ये पूरी दुनिया के लिए पहला थी। ये पूरी शायद इंडियन मीडिया के लिए पहली बात थी कि क्या करें। मतलब उनको भी नहीं पता था कि इस तरह के मामले होते हैं और ये इतने विभत्स मामले होते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं पता था। कहीं छोटा मोटा ऐसे अखबार में किसी एक कोने में ऐसे छप जाता था कि एक युवती पे एसिड अटैक, घायल, ऐसे छपता था, लेकिन वो मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं पता था कि ये सब हो रहा है। तो ये 2013 में पहली बार हुआ। इसके बाद से तो सारी तस्वीर ही बदल गई। फिर सर्वाइवर्स को ही हम लोगों ने फ्रंट रनर बनाया और फिर हम लोगों ने जहाँ जहाँ भी एसिड अटैक सुना वहाँ गए। और फिर ये कैंपेन, मतलब ये कैंपेन तो सोशल मीडिया कैंपेन था एक तरह से, ऑनलाइन कैंपेन की तरह प्लान किया था। लेकिन इतने सर्वाइवर्स के जुड़ जाने से वो फिर पूरी तरह से हम लोग ग्राउंड पे उस कैंपेन को सम काइंड ऑफ अ मूवमेंट हुआ है जो कि एकदम, और बहुत अच्छी तरीके से सबने, उन सर्वाइवर्स ने तो बहुत अच्छी तरह से लीड किया उसको। बहुत ऑब्वियसली उनका प्रॉब्लम है, उनसे बेहतर और कौन ही बता सकता है। सो आलोक जी ये बताइए कि एसिड अटैक क्या सिर्फ और सिर्फ लड़कियों युवतियों पर होता है या लड़कों पर भी होता है? ऐसा कभी आपके सामने ऐसा कोई केस आया क्या?
तब से तो अब बहुत पिक्चर क्लियर हुई है। मतलब तब तो देखिए कैसे था कि ये क्राइम की तरह अलग से रिकॉग्नाइज ही नहीं था। अच्छा। आप किसी पे चाय फेंक दें, गर्म पानी फेंक दें या किसी पे एसिड फेंक दें, इसका एक ही crime- जैसी बात थी। अच्छा। उसको ग्रीवियस हर्ट में 326 में रिपोर्ट करते थे Okay. आईपीसी में। तो अब ऐसे में अलग से पता ही नहीं चलता था कि किसने ये एसिड के क्या मामले हैं। तो जब ये इस तरह का कैंपेन चला तो सुप्रीम कोर्ट पे में भी केसेस पड़े हुए थे। 2007-6 से केस पड़ा हुआ था। तो वहाँ पे भी थोड़ी सी सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी जल्दी हियरिंग शुरू की। Okay. और फिर कोर्ट ने कई सारे अच्छे आदेश निकाले जिसमें ये था कि इसको एक अलग सेपरेट क्राइम की तरह रिकॉग्नाइज किया गया। 326A और B उस समय इंट्रोड्यूस की गई। एसिड अटैक करने को भी क्राइम बनाया गया और एसिड अटैक की धमकी देने को भी, अटेम्प्ट को भी और धमकी देने को भी क्राइम बनाया गया। तो जब ये क्राइम पहली बार बना तब जाके डेटा आया। देखिए डेटा कैसे आता है इंडियन गवर्नमेंट का कि हर एक आईपीसी के अंदर कौन सा क्राइम हुआ है ना, उस क्राइम के हिसाब से डेटा आता है ना। Right. तो 2014 में पहली बार डेटा आया जिसमें लगभग 400 से ज्यादा मामले आए, रिपोर्ट हुए पैन इंडिया। पैन इंडिया। ओके। तो वो और तब वो भी पहली सोचिए बार, कि वो जो रिपोर्टेड थे, बहुत तो ऐसे भी रहे होंगे कि जो हाँ, वो तो रिपोर्टेड पहली बार था जो भी कहीं से गैदर कर पाए वो लोग कर डेटा, पाया, ओके। वो था। इसके बाद तब भी ये बात हम सब मुझे खुद भी नहीं लगता था कि ये पुरुषों पे होता है, मैंने देखा भी नहीं था। तो 14-15 तक आते आते समझ में आया कि नहीं ये तो एक क्राइम है, क्योंकि वीमेन ज़्यादा इसका शिकार है इंडिया में, लेकिन मेल भी बहुत सारे सर्वाइवर हैं। और फिर 2016-17 तक आते आते पता चला कि लगभग 35% से ज़्यादा मामले, मतलब 35% तक सर्वाइवर्स जो है मेल भी हैं। अच्छा। हाँ, साल में बदलते जाते हैं, लेकिन मतलब 30%, 40% तो मामले। ये जो इन पे जो अटैक होता है, तो मेनली अटैक का कारण क्या होता है? यदि युवतियों पे हो रहा है तो, और पुरुषों पर हो रहा है तो, सो क्या वजह क्या होता है इन पे एसिड अटैक का? देखिए पहली बात तो क्राइम ना, एक तो क्राइम का अपना एक फिलॉसफी, मतलब क्राइम की अपनी एक समस्या है। क्राइम कहाँ होता है? पहली बात ना, क्राइम हमेशा होता है कमजोर के खिलाफ। राइट। और इंडिया में महिलाएं बहुत कमजोर हैं, तो इंडिया में क्राइम महिलाओं पे होता है। अब जो एसिड वायलेंस किस तरह का वायलेंस है कि मतलब यहाँ पे जो सामने वाले का इंटेंशन मारना नहीं होता है, उसका इंटेंशन होता है कि आपको लाइफ टाइम का एक पनिशमेंट दे, पेन दे दे। ठीक है। तो ये वो माइंडसेट है। इसको कोर्ट ने भी समझने में टाइम लगाया। कोर्ट को लगता था कि ये तो जल गया ना, तो मतलब इसमें तो इंटेंशन मारना नहीं है, लेकिन बाद में कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि नहीं, ये मारने से भी ज़्यादा खतरनाक इंटेंशन है, इसीलिए तो इसमें उम्र कैद की सज़ा रखी गई है। अच्छा जी, क्योंकि पहले मतलब तो ये वैसा है कि जो भी किस तरह का क्राइम करता है उसका इरादा होता है कि बहुत ही उसका ना मतलब इरादा होता है किसी को लाइफ टाइम का पनिशमेंट देना। और सिर्फ ये इस तरह से पनिशमेंट है क्योंकि लाइफ टाइम आपको इकोनॉमिकली आपको बर्बाद कर देता है ये। ज़्यादातर लोग ब्लाइंड हो जाते हैं, आपको बताऊं कि एसिड सीधे चेहरे पे टारगेट किया जाता है। तो बहुत सारे मैं मेल सर्वाइवर से ही मिला हूँ, ब्लाइंड हो गए हैं और उनकी जीवन बर्बाद हो गया, मतलब ठीक है। और एक आंख तो अधिकतर सर्वाइवर्स की नहीं है ना, फेस का इम्पोर्टेंट हिस्सा जल जाता है और 10 साल लगते हैं ट्रीटमेंट में। तो महिलाओं के खिलाफ जब होता है तो ये वो पुरुषवादी मानसिकता है कि तो मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। अच्छा। तो जैसे जो मैंने पहली स्टोरी आपको बताया तहलका में कवर की थी आरती की जो, तो उसमें वो कानपुर मेरे शहर का ही मामला था। अच्छा। और मैंने बचपन से सुन रखा था, बस मेरी इच्छा थी उनसे मिलने की। अच्छा। तो उसमें वो इंसान ने इसलिए ऐसे डाला था कि उसको पसंद करता था और वो लड़की उसे पसंद नहीं करती थी। तो उसका इरादा था कि मैं तुम्हें मतलब एसिड डालूंगा ताकि तुम जीवन भर कोई तुमसे शादी नहीं कर पाएगा और तुम लाइफ टाइम तुम्हें इसका पनिशमेंट मिलेगा। तो तुम मेरी नहीं होगी तो किसी और की होगी। ये जो डायलॉग है ना, ये बहुत बार हमें अखबारों में पढ़ने को मिल जाता है इस तरह के मामलों में। तो एक तो इस तरह के मामले हैं। फिर अब जब क्राइम सब सोसाइटी में इंट्रोड्यूस हो जाता है तो बहुत तरीके से होता है। तो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये यूके में भी इस तरह के क्राइम बहुत होते हैं। ये जो एसिड के अटैक के मामले हैं, वहाँ पे जो नाइफ क्राइम वगैरह है ना, लोग चाकू दिखा के सामान लूटना या हमला करना, उसकी जगह लोग अभी एसिड डालते हैं वहाँ पे। तो क्या है कि पहले ये इस तरह से आया, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे मेल सर्वाइवर्स क्यों हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उससे बदला लेने के लिए रात में अंधेरे में एसिड डाल देते हैं। अच्छा। इसको करना आसान है क्योंकि इसको जैसे अभी एसिड के रेगुलेशन पे उतना काम हो नहीं पाया है। तो ये पहचान है। वेपन आपको कैसे मिलेगा, मतलब जब तक नहीं मिलेगा तो आपको कोर्ट में प्रूव करना मुश्किल होगा। तो कई टेक्निकलिटीज भी इसमें कि आसान है, बंदूक चलाना अभी भी मुश्किल है, प्रोक्योर करना भी मुश्किल है, कहाँ से लाएंगे। तो इस तरह से अंधेरे में बहुत सारे एसिड अटैक होते हैं, बदला लेने के लिए होते हैं। हमारी टीम में एक मेल सर्वाइवर है अभी, वो लखनऊ में काम करते हैं, लखनऊ कैफे में। तो वो बच्चे थे, उनके परिवार से बदला लेने के लिए किसी ने मतलब घर पे आके
बस उन्होंने गेट खोला ही था और एसिड डाल दिया था। तो वो पहले वही गेट खोलने आए थे, तो बच्चे पे एसिड डाल देते हैं लोग ताकि परिवार से बदला लेना है। तो अभी ये क्राइम है पूरी तरीके से। इसमें जो हमारे मन में एक नोशन है ना कि ये पागल प्रेमिका पे एसिड डालते हैं, वो एक कहानी है, लेकिन अभी बहुत सारी मतलब बहुत लेयर है अभी तो। अभी तो ये एक खतरनाक हथियार है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसको रेगुलेट कीजिए, इसीलिए इसको रेगुलेट किया गया है क्योंकि ये एक इतना डेंजरस वेपन है कि 20 रुपए की एक बॉटल किसी की लाइफ को, जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। सही बात। फिर जीने का उसका कुछ वो ही नहीं रह जाता। आप जिस दुनिया को कल देख रहे हो आज आप देख नहीं पा रहे हो। बहुत गॉड। सो एसिड अटैक के शिकार जो हैं यूजुअली किस उम्र के होते हैं और क्या, जैसा कि हमने बताया, आपने तो बताया अभी कि पुरुषों पर भी एसिड अटैक होता है। सो मेनली पुरुष हो या महिला हो, इन पे किस उम्र में जो आपने जितने भी केसेस आपने अभी हैंडल किए या आपके पास जितने भी केसेस आए, ये किस एज ग्रुप के होती हैं, पुरुष या महिला दोनों ही? देखिए अभी भी मैं कहूँगा कि इस पे ना बहुत अच्छे रिसर्चेस की ज़रूरत है। अच्छा। दुखद बात यह है कि आज तक एक क्रेडिबल रिसर्च इस पे नहीं आया है अब तक। मैं तो आपसे भी कहूँगा कि इनिशिएटिव लीजिए, कुछ करते हैं। चाहो फाउंडेशन भी इस पे प्रयास कर रहा है क्योंकि बताया ना कि ये शुरुआत हुई हमारी है क्योंकि अभी भी जैसे अभी सारे स्टेट्स की जो पॉलिसीज है, आप देखोगे कि महिला कल्याण विभाग या WCD मतलब यही इस तरह के मामले टैकल कर रहा है। राइट। जबकि ये मामले जेंडर न्यूट्रल हो चुके हैं अभी देखा जाए ना, ये तो दोनों जेंडर्स के ऊपर है। तो अभी भी अंडरस्टैंडिंग जो इसमें थोड़ा हमारा भी कंट्रीब्यूशन है, आपको बताऊं क्योंकि हमें भी शुरुआत में लगता था कि महिलाओं के खिलाफ ज़्यादा हो रहे हैं ना, तो इस पर ठीक से कोई डेटा नहीं है। तो अभी जो महिलाओं के खिलाफ जो ऐसे अपराध हो रहे हैं उसके डेटा तब भी अवेलेबल है। उसमें देखते हैं तो क्या है कि 15 साल की लड़कियों से जनरली 15 से लेके 25-30 साल तक के सर्वाइवर्स ज़्यादा हैं। अच्छा। ऐसे भी हैं, मैंने बताया ना, ऐसे भी हैं कि अंधेरे में डाल दिया या प्रॉपर्टी इश्यूज के लिए लड़ाई हुई है। ऐसे तमाम और भी मामले हैं कि कई बार तो ग्रुप फाइट्स में लोगों ने एक दूसरे पे एसिड की बॉटल्स फेंकी हैं। तो उनको अगर किनारे कर दूँ, सिर्फ इस तरह के जो क्लासिक मामले हैं जहाँ पे एक लड़की पे उसने किसी को रिजेक्ट किया, उसने किसी के एडवांसेस के लिए मना किया, उस तरह के मामलों में जो अपराध हो रहे हैं वो 15 साल से 25 साल तक की लड़कियों के ऊपर ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा। उसका कारण भी यही है कि आज समाज बदल रहा है और लड़कियां ना घर से निकल रही हैं, लेकिन समाज का माइंडसेट नहीं बदल रहा सबका। तो लड़कियों में वो एम्पावरमेंट आ रहा है कि वो मना कर रही हैं, वो अपना स्टैंड ले सकती हैं, और जब वो स्टैंड ले रही हैं तो उन पर लोग एसिड डाल रहे हैं, मतलब जो उस माइंडसेट को नहीं समझते हैं। राइट। कुल मिला के इस तरह का डेटा ही अवेलेबल है। लेकिन फिर जो बाकी क्राइम हो रहा है कि कहीं पे पता ना कि कहीं पे बदला लेने के लिए क्राइम किया है, प्रॉपर्टी के मामलों के लिए क्राइम किया है, तो ऐसे इस तरह के मामलों पे अभी भी बहुत अच्छे से रिसर्च नहीं है कि उसमें क्या एज ग्रुप है। सो बेशक आप काम कर रहे हैं, और भी लोग और भी संस्थाएं काम कर रही होंगी। अब इस पे अपने को इस तरीके से करना चाहिए कि एटलीस्ट अपने डेटा तक तो पहुँचे। उसके बाद फिर वजह जैसे होता है ना कि जब आप कारण जानते हो तो आप उस पर काम भी करना शुरू करते हो उस तरीके से। सो ये सच में इस पे काम करने की ज़रूरत है। सो जैसा आपने बताया कि एसिड अटैक की वजह अलग अलग है, और अभी सारे वजह इन अ वे खुलकर आई भी नहीं है, बिकॉज़ अभी अपने पास उस तरीके के क्लियर डेटा भी नहीं है, क्योंकि जो सर्वाइवर हैं मेनली उनसे आप लोगों को जो पता चला कि उससे ही आपने अभी तक का ये बता पाए। सो हमारे देश में यदि हम बोलें तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बहुत है, उस पर भी खास करके चेहरे को लेकर के ज़्यादा प्रमोशन होता है। ब्यूटी जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, आप हर्बल कह लो, आयुर्वेदिक कह लो, या उसमें आप कितने खूबसूरत लग सकते हो, आप गोरे लग सकते हो। वहाँ पे यदि किसी के चेहरे, क्योंकि ये हम आपसे पूछना चाहेंगे कि एसिड अटैक क्या मेनली चेहरे पर ही होता है? बिल्कुल, बहुत सही सवाल किया। मैं तो सोच रहा था कि आप इस बात को समझ पा रही है कि नहीं। कि देखिए, अगर हम फिर भी ज़्यादातर मामले 70% मामले महिलाओं के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ जब एसिड का अपराध हो रहा है वहाँ पे बहुत क्लियरिटी है। वहाँ पे कैसे है कि जो क्रिमिनल है उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि जो चेहरा है वही इम्पोर्टेंट है लड़की का। exactly. और ये उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये रियलिटी भी है, समाज की एक रियलिटी बना दी गई है। समाज ने धीमे धीमे चेहरे को, ये वैसा है जैसे रावण के जो आत्मा थी ना, रावण के नाभि में थी ना, कि कहते रावण के नाभि में अगर मारा जाएगा तो रावण मर जाएगा ना। तो ये वैसा है कि आपने ना समाज ने एक अंडरस्टैंडिंग बनाई कि जो लड़की है ना उसका जो चेहरा है
वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। और उसका अगर तो जब कोई चीज़ इम्पोर्टेंट होगी तो कोई छीनना क्या चाहेगा, वही चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लड़की की आइडेंटिटी एक सामान की तरह बना दी गई है, मतलब लड़की सामान की तरह देखी भी जाती है। आप देखेंगे अगर शादी होती है तो देखा जाता है कि वो चेहरे पे दाग धब्बे तो नहीं है ना, उसके कोई हाथ पैर टेढ़े तो नहीं है ना, वो मतलब ये उसकी ब्यूटी पे ही सारा कुछ है ना। आप देखोगे अखबारों में निकलता है सुंदर 5 फीट 6 इंच लड़की, सुंदर होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, रंग गोरा। तो वो जो एक समझ है, अभी भी बहुत सारी लड़कियां मिलती हैं जो बोलती हैं कि मेरे कुछ पिंपल्स आ गए जिससे मैं डिप्रेशन में आ गई थी, क्योंकि घर वाले, अभी मुझे मैं दुबई में था, मेरी एक दोस्त है वहाँ, वो मुझे बता रही थी कि उनको बचपन से इस बात का बहुत ट्रॉमा रहा कि उनके सब लोग बोलते थे कि तुम काली हो, बल्कि वो सांवली थी, वो उनको बोलते थे तुम काली हो, तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। तो ये बात बचपन में उनकी दादी नानी ही कहा करती थी, उनके घर वाले कहा करते थे, जिससे उनको एक ट्रॉमा हो गया था। तो समाज ने एक ऐसा माहौल बनाया हुआ है जिसमें कि लड़की का चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। और जब इस तरह के जो मूर्ख होते हैं, जो बदला लेना चाहते हैं ना, इन्हें ये क्या करते हैं कि समाज के भरोसे पे एसिड डालते हैं। मैं बहुत बार लोगों को ये बात जागरूक करने की कोशिश करता हूँ कि आप नहीं पता, आप इसके कंट्रीब्यूटर हैं, आपको पता चलेगा तो शायद आपको गिल्ट होगा। होता है ना, मुझे कोई बता दे यार तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा सोचूंगा। तो मैं बार बार ये बात ध्यान दिलाता हूँ कि देखिए आपके भरोसे पे वो एसिड डाल रहा है। करेक्ट। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जब मैं एसिड डाल दूंगा तो समाज क्या करेगा, समाज उसकी शादी नहीं होने देगा, समाज उसी को ब्लेम करेगा, है ना। लोगों को नौकरियां नहीं मिलती हैं, है ना। बहुत सारी लड़कियों ने यही तो कंप्लेन किया, इसीलिए हमने शीरो स्टार्ट किया। अच्छा। कि उनके पास एजुकेशन है लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। इस पे हम आपसे बात करेंगे, ये सच में आपने बहुत अच्छा शुरू स्कूल में पढ़ाना चाहती हैं, स्कूल में उनको नौकरी नहीं मिलेगी, बच्चे डर जाएंगे, है ना। शादियां नहीं होती हैं, मतलब अब जाके होने लगी है, क्योंकि अब वो समाज में खुल के आई हैं। तो लव मैरिजेस हो रही हैं, अरेंज मैरिज नहीं हो रही है। कोई नहीं कर रहा अरेंज मैरिज, ये सिर्फ लव मैरिज हो रही है कि लोग एक दूसरे को पसंद करें, शादी करें। तो जो क्रिमिनल है ना, वो समाज के भरोसे पे ऐसे डालता है। और समाज ने अंडरस्टैंडिंग बनाई हुई है कि लड़की के लिए उसका चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका रंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए देखिए सारे ये जितने ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं ये यही तो बात कर रहे हैं, इतने दिनों में गोरा हो जाओ, इतने दिनों में दाग धब्बे हटा दो, है ना। तो ये वही है, तो ये मानसिकता, इसलिए हम लोग बहुत, एक हमारा पैरेलल में कैंपेन चला करता है जो इस बारे में है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करो, आप जैसे हो। ये जो समाज में ब्यूटी के जो स्टैंडर्ड्स बन गए हैं ना, उनको तोड़ने में हम भी छोटे छोटे कंट्रीब्यूटर हैं। देखिए ये तो बहुत बड़ी समस्या है, तो पूरे ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये इंडिया की प्रॉब्लम भी नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। हम लोग एक छोटे कंट्रीब्यूटर की तरह वहाँ हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं बात समझाने की कि लड़की का चेहरा या हम सबका एक्सेप्टेंस हमारी पर्सनालिटी से होना चाहिए। हम सुंदर हैं क्योंकि हमें कुछ अच्छी क्वालिटीज़ हैं, ना कि हम चेहरे से गोरे हैं, काले हैं, या हमारा चेहरा अंदर साफ की है, खूबसूरती, अंदर की खूबसूरती। तो इनर ब्यूटी को लेकर हम लोग काफ़ी काम करते रहते हैं, और सर्वाइवर्स तो उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्योंकि उनके इस तरह सामने आने से ना बहुत सारे लोग अधिकतर मुझे हर 2-4 दिन में एक मैसेज आ जाता है जिसमें कोई डिसेबिलिटी सर्वाइवर, कोई बर्न सर्वाइवर, है ना, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका चेहरे पे कोई दाग धब्बे बहुत आ गए हैं ना, कोई बीमारी से बहुत बर्न, चेचक आ जाते हैं इस सब से, वो लोग बहुत अंदर दब के बैठे होते हैं। और बहुत लोगों को बहुत मोटिवेशन मिला है कि यार इन लड़कियों को मैंने ऐसे खुल के ऐसे जीते देखा, सड़क पे निकलते देखा, तो मेरा भी मन किया। क्योंकि ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स हमने समाज ने बनाए हैं, कोई तो हो तोड़े उसको। तो हमारी सीरोस की टीम इसको तोड़ रही है, वो लोग बहुत जितने कॉन्फिडेंस से जी रहे हैं। बहुत अच्छा। तो यही है। तो ये शीरोज आपने जो अभी मेंशन किया, ये क्या मतलब इसमें क्या है, क्या करते हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या आपको लगा कि ये करने की ज़रूरत है? शुरुआत वही हुई कि जैसे आपको बताया कि वो कैंपेन तो 8 मार्च को शुरू किया था 2013 में। वो तो एक ऑनलाइन कैंपेन था, मैं भी जर्नलिस्ट ही था उस वक्त तक। तो प्लान था एक जर्नलिस्टिक कैंपेन करें, लेकिन जब सर्वाइवर्स जुड़े और उनकी एनर्जी देखी तो हम लोगों ने इस कैंपेन को थोड़ा ग्राउंड पे किया। मतलब जब भी कोई एसिड अटैक हुआ हम वहाँ पहुँचे, हमने कैंपेन किया। तो ऐसे करके ये कैंपेन धीरे धीरे ग्राउंड पे आ गया। मतलब अब कुछ सर्वाइवर्स जो हमारी टीम में थे, समस्या ये थी, आपने अगर छपाक मूवी देखी हो तो उसमें इस तरह का जिक्र है, वो इसी तरह की बातचीत है उसमें। या प्रॉब्लम यही है कि उन सर्वाइवर्स रोज जाएं तो कैसे जाएं, सब लोग अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं है, घर वाले क्या कहेंगे कि क्यों जा रहे हो आप रोज कैंपेन करने। तो कुछ काम की ज़रूरत थी उन्हें, और हमें लगा कि अगर हम लोग कोई इन हाउस कोई काम नहीं क्रिएट करेंगे तो हम कैंपेन को ग्राउंड पे नहीं ले जा पाएंगे। और हमें रियलाइज़ हो गया था कि कैंपेन तो बहुत लंबा चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। मतलब आप कोई काम करते हो तभी आपको पता चलता है कि प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, इसमें मतलब टाइम लगेगा। तो हम लोगों ने ये भी महसूस किया कि लोगों को काम नहीं मिल रहा है,
कई लड़कियां जो उसमें जुड़ी हुई थी उन्होंने बताया कि उनको जो भी काम, ट्यूशन तक पढ़ाना चाह रही थी लेकिन बच्चों के लिए पेरेंट्स नहीं तैयार हो रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि एक हम लोग ही कुछ इन हाउस को शुरू करते हैं। तो एक कैफ़े का आइडिया वहाँ से आया, क्योंकि कैफ़े एक बहुत बेसिक सी चीज़ है जहाँ पे आप लड़कियों की बहुत बेसिक क्वालिटी है कि हॉस्पिटैलिटी उन्हें बहुत अच्छी तरह से आती है ना, खाना बनाना, खाना सर्व करना, ये बहुत आसान चीज़ है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि कैफ़े स्टार्ट करते हैं, है ना। एक आपको यहाँ थोड़ा सा वो बोलेंगे, खाना बनाना सर्व करना आसान नहीं है, पर हाँ लड़कियाँ या औरतें उनमें एक कहते हैं ना कि आपको लग रहा होगा मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्टीरियोटाइप कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं, मैं नहीं सोचता ऐसा। मैं खुद लड़की हो गया उतने सालों में, पता आपको। मैं जितने साल से अब सबके साथ रह रहा हूँ, मैं अपने को लड़की जैसे ही मानता हूँ, क्योंकि मैं खाना बनाता हूँ और मुझे तो आसान लगता है। मेरा मतलब है हॉस्पिटैलिटी हाँ, यही हम बोले कि ये इस इनमें, हाँ वही बात है कि इनकी जो भावनाएं, हाँ, क्योंकि वो हॉस्पिटैलिटी चीज है जो बेसिक है। मेरा मतलब है आज भी हम लोग शीरोज के अलावा भी कुछ प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि वो आसान नहीं है सबको एकमोडेट करना। शीरोज एक ऐसी चीज है जहाँ पे इतना बेसिक है वो कि आपको कोई अलग से ट्रेनिंग ज़्यादा नहीं चाहिए। आपका अच्छा दिल होना चाहिए, आपका मन होना चाहिए कि आप कुछ करना चाहते हो। तो शीरोज इतना मिनिमलिस्टिक प्रोजेक्ट था कि मतलब खाना सर्व करेंगे, एक कैफ़े स्टार्ट करेंगे, बहुत बेसिक सा। एक जूते की दुकान थी, उसको हम लोगों ने किराए पे लिया था। पहले उसमें जूते वगैरह बहुत छोटी सी एक ऐसे था, उसको हम लोगों ने ऐसे ही पेंट किया ग्राफिटीज वगैरह से, और उस तरह से वो स्टार्ट हुआ था कि एक प्रोटेस्ट की तरह था। अच्छा, ये कहाँ शुरू? ये आगरा में शुरू किया। अच्छा, आगरा में शुरू। उसका भी कारण था, आगरा में हमें एक सर्वाइवर मिली, गीता और नीतू। अच्छा। गीता जी की बेटी है नीतू, और गीता जी अपने ही क्रिमिनल, मतलब जिसने उन पर एसिड अटैक किया था उसी के साथ रह रही थी। ओह, गीता भी सर्वाइवर है और उनकी बेटी नीतू, वो तो ब्लाइंड हो गई अटैक में। उनके ही पति ने उन पर एसिड डाल दिया था। और पता है समाज का ऐसा दबाव देखिए कि उनको अपने ही उस अटैकर के साथ रहना पड़ा। तो जब मैं मिला तो 20 साल से रह रही थी उसके साथ। तो मैं क्या करता, मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसी दुनिया है कि मतलब उनसे मैंने पूछा कि आप कैसे रह रहे हो, तो उन्होंने बोला कि बेटा मतलब यहाँ पे, वो बूढ़ी हैं, मतलब अभी 50-55-60 साल की होंगी। तो उन्होंने बोला कि समाज ऐसा है, और मैं भी उस समाज से ही आया हूँ, मेरी मम्मी भी उसी बहुत बेसिक समाज से हैं, कि जहाँ पे कहा जाता है कि पति की लाश भी घर में हो तो आप सेफ हो, मतलब पति सिर्फ नाम का भी हो ना तो सेफ हो आप। तो उस इंसान के साथ वो रह रही थी, क्रिमिनल के साथ। अभी बस उसकी 2-3 महीने पहले डेथ हुई है उनकी, तो उनके साथ ही रहती आई वो। तो ऐसा सामाजिक दबाव कि लड़कियों के पास कुछ काम ही नहीं है, वो महिला कैसे अकेले रहने की सोचेगी, जिसका एक बच्चा ब्लाइंड हो चुका है, एक बच्चे की डेथ हो गई थी उस एसिड अटैक में। उनके अपने ही पति ने एसिड डाला था उन पे। पति ने उन पे डाला, इससे बच्चे भी अफेक्टेड हो? बच्चे बहुत बार अफेक्ट हो जाते हैं, इसीलिए आपको दिखेगा बहुत सारे बच्चे भी हमारी टीम में एसिड अटैक सर्वाइवर है, क्योंकि टारगेट माँ होती है कई बार या महिला होती है, तो उसके साथ बच्चे होते हैं, तो उन पे अटैक। शादी के मतलब वो पति पत्नी थे, पत्नी थे, आपस में बहुत झगड़ा करते थे, और उन्होंने ऐसे कई मामले हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब पति, जैसे आपने देखा होगा पिटाई वाला तो सुना ही होगा, आप तो इसी समाज से हैं। पति मतलब मारपीट होती है ना, या फिर उनको मतलब जो क्राइम रोज में होता है उसमें बस वो कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है, उन्हें किसी बात पे शक था, उन्होंने उठा के एसिड डाल दिया। तो उसी पति के साथ वो बहुत साल से रह रही थी, ठीक है। तो जब हमें पहली बार पता चला तो बस कुछ नहीं, मतलब मैं तो ऐसे समाज इतना भी नहीं देखा था, मैं तो फिर भी मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ, तो मुझे बस यही लगा कि नहीं मतलब आपको कुछ काम दिलाना होगा। मतलब मैं उनसे यही बोलता था कि कुछ काम आपको करना चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। मतलब क्योंकि वो ऐसा नहीं कि उसके बाद शांति से रह रही थी, उसके बाद भी रोज़ झगड़ा होता था, रोज़ मारपीट होती थी, रोज़ भाई। तो उन वो एक कारण थी कि मुझे लगा कि नहीं हमको कुछ काम करना है। और चूँकि इस तरह के लोग थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, जो भी सर्वाइवर मुझे मिले बहुत पढ़े लिखे नहीं है, कोई खास एजुकेशन नहीं है, तो ही हमें लगा कि हम कैफ़े स्टार्ट करेंगे, वो आसान है, वो हम सब मिलकर चला सकते हैं। तो वो थी कुछ सर्वाइवर जो यहाँ से थे। आगरा थोड़ा छोटा, क्योंकि दिल्ली में किराया बहुत महंगा था, हमारे लिए मुश्किल था, तो हमने आगरा में एक छोटा सा स्पेस देखा, वहाँ पे वो कैफ़े स्टार्ट किया। वहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो ये था कि बिजनेस चल जाएगा। तो हम लोगों ने उस तरीके से वहाँ पे वो कैफ़े स्टार्ट किया आगरा में, और काम करना शुरू किया। तो वहीं से ये शीरोज की फिर जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि सबको काम की ज़रूरत थी, और हमें भी था कि हमें कैंपेन अगर रन करना है तो हमें ये टीम चाहिए। और ये पहले दिन से तय किया गया था कि कैंपेन हम नहीं रन करेंगे। इसलिए ये मेरा इंटरव्यू भी आप शायद मेरा 1-2 पॉडकास्ट मैंने आज तक किए हैं। मतलब हम लोग बहुत पीछे रहते हैं इस पूरे कैंपेन में, सर्वाइवर्स को ही रन करना है, उन्हें ही अपनी बात कहनी है। वहाँ पर भी एक आइडिया है, देखिए अगर आप मेरी प्रॉब्लम बताएं, मैं परेशान हूँ, आप मेरी प्रॉब्लम किसी और को बताएं, तो आप ऐसे बताएंगे अरे बेचारा आलोक, इसके साथ देखो ये हो गया, ऐसे। तो आप मुझे बेचारा बनाते हैं जब आप किसी और की प्रॉब्लम बताते हैं ना,
तब उसको बेचारा बनाते हैं। जब वो अपनी प्रॉब्लम खुद बताता है तो वो सर्वाइवर होता है, मतलब तब वो फाइटर की तरह दिखता है। लेकिन तो इसीलिए उन्होंने पहले दिन से तय किया था, क्योंकि ये मैं जर्नलिज्म में भी देख चुका था कि एनजीओज ना बहुत बार ना क्या करते हैं कि शोकेस जैसा कर देते हैं सर्वाइवर्स को या किसी भी प्रॉब्लम उनको, मतलब वो कहीं दिखते ही नहीं है जिनकी प्रॉब्लम है, दूसरे लोग बात करते हैं, अंग्रेजी में बात कर रहे होते हैं, है ना। वो जो एक वो क्लास वाला स्टाइल हमारा नहीं था, हमें लगता था कि नहीं इन्हें बोलना चाहिए, इनकी प्रॉब्लम सामने आनी चाहिए, तो वही है। तो उस तरीके से वो कैफ़े स्टार्ट हुआ और 5 लोगों से, उसमें मेरे पास अभी फ़ोटो है, कभी भेजेंगे आपको अगर आपको लगाना है तो वो 5 लड़कियों से वो कैफ़े स्टार्ट हुआ था और बहुत सुंदर सा वो इनिशिएटिव था। अच्छा, बहुत सारे वॉलेंटियर उस समय, चूँकि ये निर्भया आंदोलन के आसपास, अन्ना हजारे के आंदोलन के आसपास बहुत यूथ बहुत अच्छा मतलब वो बहुत उसका बहुत मन था। ये हमारे टाइम में बहुत शायद इसलिए बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे जो उस वक्त में उन्होंने काम शुरू किया था, मतलब 20, 22, 24, 25 साल में जो उन्होंने काम शुरू किया था। और क्योंकि वो वक्त ही कुछ और था जब पूरा देश जागरूक सा हो रहा था, तो बहुत वो छोटी सी चीज़ थी वो सुंदर कर दिया। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से, जो आर्टिस्ट थे उन्होंने बहुत अच्छे से आर्ट किया, तो एक सुंदर सा कैफ़े, छोटा सा कोसी सा कैफ़े वो तैयार हुआ। और फिर कुछ वक्त में ही लोगों की नज़र उस पर पड़ी, इंटरनेशनल मीडिया की नज़र ज़्यादा पहले पड़ी। अच्छा। फिर क्योंकि अनयूजुअल था कुछ। जी, कुछ अनयूजुअल था, तो इंटरनेशनल मीडिया में वो थोड़ा वायरल हुआ 1-2 बार। और फिर यहाँ पे भी पड़ी और फिर धीरे धीरे मतलब यहाँ पे तमाम सेलिब्रिटीज से लेके पॉलिटिशियंस और सब की भी नज़र पड़ी उस पर, मतलब वो आने लगे लोग और फिर वो धीरे धीरे पॉपुलर। तो अभी आपका कितना सेटअप है ऐसा शीरोज़ का? अभी हम लोग के ऐसे 4 कैफ़ेज़ हैं, एक 5वां कैफ़े हम लोग पुणे में स्टार्ट कर रहे हैं, एक आगरा में हमने शुरुआत की थी। उसके बाद एक बड़ी मज़ेदार चीज़ हुई कि अचानक से, बस 6 या 8 महीने हुआ, 1 साल हुआ होगा शायद, तो अचानक से जो उस समय यूपी के सीएम थे उन्होंने अचानक से एक दिन विजिट किया सुबह सुबह। अच्छा। सब लोग सो रहे थे, पता चला कि सीएम विजिट कर रहे हैं, 1 घंटे के अंदर कैफ़े स्टार्ट करो। तो सीएम ने विजिट किया, उन्हें बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने अपनी वाइफ को नेक्स्ट डे भेजा, वाइफ और बच्ची को भेजा कि आप जो है आप भी होके आइए। फिर उन्होंने हमें इनवाइट किया कि अब लखनऊ में कुछ काम शुरू कीजिए। उन्होंने ही फिर इनिशिएटिव भी लिया कि जो भी सर्वाइवर्स थे उनके कंपनसेशन वगैरह और उनको क्या मदद चाहिए करके, तो यूपी गवर्नमेंट का वहाँ से नज़र पड़ी, सपोर्ट आना शुरू। फिर वो लखनऊ में जब हुआ तो काफ़ी, तब तक हम लोगों ने काफ़ी सारे सर्वाइवर्स को जोड़ा और फिर उनको जॉब दी, तो अपने आप में एक पहला प्लेटफॉर्म बना जहाँ पे इतने सारे सर्वाइवर्स जॉब कर रहे थे। फिर उन्होंने नोएडा में स्टार्ट किया है कैफ़े। फिर अभी इस साल उन्होंने दिल्ली में स्टार्ट किया है। अब हम लोग पुणे में स्टार्ट कर रहे हैं और कोलकाता में भी, चूँकि बंगाल में यूपी से ज़्यादा एसिड अटैक रिपोर्ट हो रहे हैं, अब यूपी में थोड़े कम हुए, हम लोगों ने यहाँ काम किया है, हम लोग बंगाल में भी अब हम लोगों ने एक सेंटर स्टार्ट किया है। तो इस तरीके से इसकी जर्नी भी। तो ये अभी जो है एसिड अटैक, ये ग्रेजुअली अवेयरनेस के बाद, बिकॉज जैसा आपने बताया या ऑफ कोर्स हम लोगों ने भी देखा, तो अवेयरनेस के बाद क्या इस पे अटैक कम हो रहा है या अभी भी नंबर वही है या इंक्रीज हो रहा है? अगेन मैं वही बोलूँगा, दावे नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मामले कम तो हुए हैं, मतलब जो एनसीआरबी का डेटा है। लेकिन कभी कभी ना एनसीआरबी के डेटा में मुझे शक हो जाता है, क्योंकि हम लोग पैरेलल में क्या करते रहते हैं, आरटीआई डालते रहते हैं। अच्छा। तो ऐसी कई जगहों पे आरटीआई आई है जहाँ पे आरटीआई में ज़्यादा मामले हमें आ रहे हैं। अच्छा। और एनसीआरबी का जो फाइनल डेटा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वो कम डेटा रिकॉर्ड कर रहा है। अच्छा। तो एक तो ये बात है, तो मुझे अभी भी भरोसा नहीं है कि वो पूरे मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। दूसरी बात है कि अभी जाके कुछ ऐसा हुआ है कि सभी लोग ये मामले पुलिस तक ले जाते हैं। मैं आपको बताऊँ, जब हमने काम करना शुरू किया था, बहुत सारे सर्वाइवर अभी भी ऐसे हैं जो पुराने हैं, जो उस वक्त से हमारे टीम में जुड़े हुए थे, उनके मामले पुलिस पे नहीं गए या कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। क्यों? क्योंकि मतलब तब तक ना सर्वाइवर के लिए कोई सिस्टम था ही नहीं, और ये सोशल मामला है। देखिए, इसमें आपको ये भी बता दें कि इस तरह के मामलों में अटैक करने वाला कौन होता है, पति, कई बार कजिन ब्रदर, इवन कई बार रियल फादर तक, और मैंने बताया आपको एक मामला, तो रियल या पड़ोसी या आपके देवर, जेठ, इस तरह के लोग हैं ना। तो ये इतना सोशल मामला है कि यहाँ पे सब हर बार ऐसा होता है कि मतलब समाज में वो दबाव पड़ता है और लोग मामला मतलब दबा देते हैं। तो होता क्या है कि जब से कंपनसेशन आया तब से थोड़ा आसान हुआ है, क्योंकि अब मैं सर्वाइवर से मिलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इनका मन नहीं हो रहा है या परिवार इनका, तो उनको समझाता हूँ कि देखिए इसमें ये कंपनसेशन मिलेगा आपको, लगभग 5-7 लाख रुपए कंपनसेशन है, हम लोग डिमांड करें और ज़्यादा होना चाहिए। तो कंपनसेशन होगा तो कम से कम उसको हिम्मत तो पड़ेगी, क्योंकि सामने वाला कह रहा है कि मैं तुम्हारा इलाज करा दूंगा, इधर उसको कुछ मिल नहीं रहा है, उसको लगेगा कि पता नहीं मैं समाज से लड़ भी जाऊं, इसी समाज में रहना है तो मेरा इलाज कैसे होगा, मेरी शादी कैसे होगी। आपको पता है बहुत लोगों ने एसिड अटैक करके उसी लड़की से शादी की है,
और हर एक लड़की को ये ऑफर आता है कि हम शादी कर लेंगे, तो आप इसको ना, आप इस मामले को वापस ले लीजिए। और ये पहले हुए हैं ऐसे मामले, लोगों ने शादियां की हैं ताकि वो पुलिस केसेस से बच जाएं। तो उस शादी में फिर तो वायलेंस होता होगा। वो देखिए, वो तो ऑब्वियस है, नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अब दबाव, आप उस महिला की तो स्थिति समझिए, समाज में उस महिला की स्थिति की, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उस परिवार के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए बहुत बार समाज के डर से पहले लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे। अभी हाई कंपनसेशन है, साथ साथ गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। मैं उनको समझाता हूँ कि अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको कोटा मिलेगा, है ना, आपके लिए केस लड़ने के लिए संस्थाएं हैं कि हम आपका केस लड़ेंगे, आपको चिंता नहीं करनी है ना। ये इंसान जेल जाएगा ही जाएगा। पहले तो जेल कहाँ जाता था, पहले तो वो पता ना 326 के मामले थे, तुरंत से बेल मिल जाती थी। महीने 2 महीने 3 महीने में बेल मिल जाती थी, कई बार तो डे 1 में बेल मिल जाती थी। तो अब वो डर ही नहीं था ना समाज में, तो अब जाके कुछ बदलाव आया है, तो अब केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं। अब कब होता है ऐसा कि वो मामले वहाँ तक रिपोर्ट ना हो, पुलिस तक रिपोर्ट ना हो, लेकिन अभी भी होते हैं। मैंने अभी रिसेंटली ऐसे बहुत सारे मामले यानी कि कानून में यदि सख्ती हो तो हम लोग इसको बहुत हद तक, जैसा कि आपने बताया कि यदि बदल रहा है और कि इसमें सज़ा यदि ऐसी हो रही है कि उनको रिलीफ ना मिले तुरंत, तो शायद ये डर से वो मतलब इस क्राइम से अपने आप को थोड़ा दूर रख सके। बिल्कुल। देखिए, मैं इसको और थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ। मतलब मैं इस अच्छी बात है, मैं प्रिविलेज हूँ कि मैं यूपी के उस छोटे वाले हिस्से से आया हूँ जहाँ पे ना ये सब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। देखिए, हमारे लड़की को ना पराया धन बोला जाता है, ठीक है। अब पराया धन का मतलब है कि लड़की की ना बहुत कम वैल्यू है अपने समाज में अभी फिलहाल। तो ये बहुत दुखद बात है। तभी है क्या कि उसके साथ कुछ हो जाता है ना, तो लोग ये नहीं सोचते, वो सोचते हैं अब इसका क्या होगा। मतलब आपको पता है, आपको सर्वाइवर से भी कभी एक इंटरव्यू करना चाहिए। आप देखिए क्या उनसे क्या सवाल आए हैं। उनको लोग ये बोलते हैं, जब वो बेड पे लेटी हुई है और सर्वाइव करने की कोशिश कर रही है, उसका मोटिवेशन कितना डाउन होता है जब उसके ही अपने माँ बाप बोलते हैं कि इससे अच्छा तो मार दिया होता, एसिड डाल दिया, पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, इसकी शादी कैसे होगी। अपने ही माँ बाप या अपने ही परिवार के लोग बोल रहे हैं। वो सोचते ही है कि वो लेटे, मुझे बताया ना लड़कियों ने, मैं तो कई बार बहुत इमोशनल हो जाता हूँ ये सोच के कि वो लेटे लेटे बेड पे सोच रही है कि मैं कैसे बचूंगी, मैं जिंदा रहूंगी। ये और वो ये अगर सुनती, उसके कान में बात जाती है कि इससे अच्छा तो मार दिया होता, उसको लगता है कि मेरे साथ क्या हो गया ऐसा। मतलब आदमी को नहीं पता ना मेरे साथ क्या हो गया ऐसा कि इससे अच्छा मैं मर जाती। तो कहने का मतलब है वो समाज है हमारा जहाँ पे लड़की की इतनी वैल्यू है, जहाँ वो पराया धन है। अब ऐसे में उसके साथ कुछ गलत हो जाए तो परिवार का यही चिंता रहती है कि कैसे होगा, कैसे आगे इसको ठीक करेंगे। तो इस समाज को आपको हैंडल करना है। उसमें क्या चाहिए कि उस लड़की को डायरेक्ट एम्पावरमेंट चाहिए, उस लड़की को सपोर्ट चाहिए, इवन उसके परिवार को भी नहीं। वो लड़की चाहती है ना, उसके अंदर गुस्सा है कि मैं केस लड़ूं, परिवार तो डर रहा है, परिवार तो समाज को देख रहा है, पर लड़की चाहती है कि मैं केस लड़ूं, लेकिन उस लड़की को सपोर्ट नहीं मिल पाता है। बहुत बार उस लड़की को डायरेक्ट एम्पावर करने की ज़रूरत होती है। और जब लड़की डायरेक्ट एम्पावर हुई, हमारे एक टीम मेंबर हैं रुकैया, उन्होंने 10 साल बाद हमारे साथ टीम में रहते हुए 10 साल बाद ये हिम्मत जुटा पाई कि अपने देवर के खिलाफ केस किया, क्योंकि उनके देवर ने उन पर एसिड अटैक किया था। जब हमसे जुड़ी थी, मैंने उनको सलाह दी थी कि आप करो, उन्होंने कहा नहीं भैया नहीं कर सकते हैं, पूरा परिवार बिखर जाएगा। साल परिवार ही खिलाफ खड़ा हो जाएगा। साल गुजरे, आपको बताऊं कितना, मतलब मैं भी बहुत सीख गया हूँ उस सब में। मैं बहुत दबाव नहीं डालता, मुझे लगता भी नहीं है कि ये कोर्ट से जस्टिस मिलना ही जस्टिस है। मुझे लगता है कि जस्टिस तो अलग तरीके से आती है। जस्टिस आती है जब आप समाज में ना वो करके दिखाते हो जो लोगों ने सोचा नहीं होता है। लेकिन मैंने देखा साल दर साल इन्होंने एक थोड़ी हिम्मत बनाई, और पिछले साल उन्होंने हिम्मत बनाई फाइनली कि मैं केस करूँगी। हालांकि 10 साल बाद केस करने से क्या होता है, केस कमज़ोर हो जाता है अब उतने, लेकिन फिर भी वो हिम्मत देखिए कि उसको 10 साल बाद वो हिम्मत आई हमारी टीम में जुड़ने के बाद भी। तो ये है, मतलब जब वो एम्पावर हुई, जब वो अपने पैरों पे खड़ी हुई, उन्होंने कमाया उन्होंने अपना घर खरीदा, अपना मतलब प्लॉट खरीदा, अपना घर बनवा रही हैं, उनका बच्चा है, उसके बाद उनकी हिम्मत हुई कि ठीक है समाज भी खिलाफ खड़ा हो जाएगा, लेकिन आज मैं ताकतवर हूँ तो अब मैं केस करूँगी। क्योंकि वो नहीं सह पाती थी ना कि उसी देवर, उसी से रोज मिलना होता होगा, उसी से शादी ब्याह में मिलो, वो खुद ही कर जाती थी बेचारी। तो वो चाहिए, मतलब लड़की को डायरेक्ट एम्पावरमेंट चाहिए। उसके पास जब एम्पावरमेंट आता है ना, क्योंकि जिस इंसान के साथ हादसा हुआ होता है उस इंसान को मदद चाहिए, तब वो इससे आगे निकलता है। तो जब उसको एम्पावरमेंट मिला, तो ऐसे ही बहुत सारी लड़कियों के साथ हुआ। तो कंपनसेशन इस तरह एम्पावर करता है। कई बार कंपनसेशन भी नहीं करता है क्योंकि परिवार उसको खर्च कर देता है। परिवार लड़कियों के साथ होता ही है, देखिए फिर किसी और आजकल तो पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ भी होता है कि कमाती वो हैं
परिवार तय करता है कहाँ खर्चा करना है खर्च ना। होगा। ये तो बहुत बेचारी गरीब लोग हैं, पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो कई बार कंपनसेशन भी उनकी मदद नहीं कर पाता। मदद कब होती है? जब वो इस तरह के सिस्टम में जुड़ती हैं, खुद कमाती हैं, घर से बाहर निकलती हैं, उन्हें समाज का भरोसा मिलता है, उन्हें अच्छे लोग भी मिलते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ मुझे कोई प्यार भी कर सकता है, हाँ मेरे कोई दोस्त भी बन सकते हैं। फिर वहाँ से ज़िंदगी शुरू होती है, फिर वो एम्पावरमेंट आता है, फिर वहाँ से लाइफ आगे बढ़ती है। तो ये पूरी जर्नी काफ़ी लंबी है और हम लोग अभी सरकारी सिस्टम क्या होता है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। सरकारी सिस्टम तक सिस्टम में चल रहा है। कंपनसेशन भी इसको 15 दिन में देना होता है, लेकिन वो साल में लग जाता है। कई बार 5-5, 10-10 साल कंपनसेशन नहीं मिलता है अगर आप नहीं फॉलो अप करोगे तो वही है कि मतलब ये पूरा सिस्टम है, साइकिल है। पता नहीं मैं बात करते करते कहीं खो गया, नहीं खो नहीं कुछ गए, और बात से कहीं और पहुंच गया। लेकिन इसकी पूरी गहराई को समझना होगा, तब हम समझ पाएंगे कि कैसे वो लड़की जब बाहर निकलेगी और उसकी स्टोरी ही अपने आप में एक कहानी बयां करेगी और ये बताएगी कि नहीं तुमने जो सोचा था ना, जो सोच के हम पर ऐसे डाला था ना, मैं मतलब तुमने तो, बल्कि बहुत लड़कियां मुझे बोलती हैं और मुझे बहुत मेरे रोए सच में खड़े हो जाते हैं। एक अंशु ने एक बार मुझे ऐसे ही, मेरे साथ स्पेन गई हुई थी, हमें स्पेन इनवाइट किया गया था, वहाँ की गवर्नमेंट ने इनवाइट किया था, तो इतना खुश हुई अंशु 10 दिन के उसमें। तो एक दिन उसने बड़े भाव से बोला कि भैया क्योंकि मुझे लगता है कि सही हुआ मेरे को एसिड अटैक हो गया। और मैं सच में मैं थोड़ा आंसू से आ गए मेरे कि यार इतना भी बड़ा क्या हो गया है, मतलब हम लोग विदेश ही तो घूम रहे हैं, मतलब और क्या, मतलब। लेकिन उसने कहा भैया मतलब ऐसा हुआ कि मेरी तो जो छोटी बहन थी ना उसकी भी शादी हो गई, बाकी सब लोग तो ऐसे ही बच्चा पाल रही है, सब कर रही है, और मैं दुनिया में इतना बड़ा बड़ा कुछ काम कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि इस लड़की के लिए मतलब उसकी एक आँख चली गई, एक आँख नहीं है, दूसरी आँख काफ़ी डैमेज है। तो मुझे मतलब ऐसा लगता है कई बार कि सोचो ना, उसको ये कीमत भी बहुत भारी नहीं लग रही है, उसको वो आज़ादी, उसको जो वो सुकून मिला ना वो ज़्यादा ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा इसकी अपेक्षा कि ये जो एसिड अटैक उसके साथ हो गया। तो मतलब लड़की के लिए क्या है ना, वो इम्पोर्टेंट है कि जब कभी कभी उसको, तो बहुत सारी लड़कियों को ऐसा महसूस होता है कि इन्होंने मुझे ना सही, मतलब ये मुझे छेड़ दिया, इसलिए मैं शायद आज अपनी ताकत दिखा पाई, वरना तो मैं वही थी। मैं वैसे ही बच्चे पालती, वैसे ही परिवार देखती। लेकिन आज क्या है कि आज कुछ घटना हुई, कुछ खास हादसा हुआ ना, तो मैं एम्पावर हो पाई हूँ और मैं कुछ अच्छा कर रही। तो ये जो कहानियाँ जब समाज में तैरेंगी या 10 साल बाद, 15 साल लगेंगे, हमें जल्दीबाजी में मतलब ये नहीं हो पाएगा ख़त्म, क्योंकि क्राइम है, क्राइम इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता है। लेकिन ये कहानियाँ ज़रूर उन क्रिमिनल्स के मन में वो भाव देंगी कि नहीं, तुमको लग रहा है तुम उसका चेहरा छीन लोगे, तुम्हें लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है तुम, क्योंकि जब जिन लोगों के साथ भी हुआ है ना, उन लोगों को पता है, उनके जो क्रिमिनल्स हैं ना वो रिग्रेट करता है, ये मुझे पता है। मैं क्योंकि मैं दोनों लोगों के साथ काम कर, मैं सिस्टम में हूँ, मैं देखता हूँ उनको रिग्रेट होता है, क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं था कि यही लड़की कुछ करेगी, वो लड़की आज बहुत कुछ करेगी। तो ये कहानियाँ समाज में जब तैरेंगी तब जाके आएगा बदलाव। बेशक तैरेंगी। और हम चाहेंगे कि आप ये सब अपने जैसे और भी संस्था और भी इंडिविजुअल जो कर रहे हों काम एसिड अटैक सर्वाइवर्स पे, इस सोशियो फेयर मंच के ज़रिए यदि आप उनको कुछ सलाह देना चाह रहे हों तो आप बता सकते हैं। आपकी गाइडेंस, आप जो जितने साल से काम कर रहे हैं, आपका गाइडेंस यदि उनको कुछ सपोर्ट कर सके, कुछ हम लोग ऐसा बदलाव ला सकें। देखिए मैं तो बार बार कहता हूँ कि देखिए काम करने वाले तो बहुत कम लोग इस पर काम कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एसिड अटैक की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने भी ये गलती की थी। मैंने स्टॉप एसिड अटैक्स नाम रखा था अपने कैंपेन का, और मुझे लगता था कि एसिड अटैक तो हम रोक लेंगे। एसिड अटैक कोई चीज़ नहीं है अलग से, ये क्राइम है। मतलब अगर कल को हम एसिड को डिलीट कर दें, सोचिए एसिड हो ही ना, तो क्या क्राइम नहीं होगा? किसी के मन में ख़राब भाव आएगा तो कुछ और करेगा, वो शायद इससे ये मेज उठा के उस पर हमला कर देगा, वो डिसफिगर कर देगा, वो उसको जला देगा, है ना। तो क्या है ना कि बेसिकली मैं तो हर यूथ को ये बात बताता हूँ, क्योंकि मैंने तो वही 23-24 साल की उम्र में काम शुरू किया था। पहली बात मुझे लगी थी कि जब मैं जिस सर्वाइवर का बहुत साल से नाम सुनता था, जब मैं उससे मिला तो देखा उसको कोई मदद नहीं मिली। तो मैं तो कहूँगा कि कोई भी इंसान, जब आप कोई क्राइम सुने देखें तो आप एक बार उस इंसान से मिलने की कोशिश करें। ये मैं बहुत बार ये कोशिश करता हूँ कि वो बताऊँ, अगर आपके मोहल्ले आपको लग रहा है कि आपके कानपुर में एक मामला हुआ है, आपके लखनऊ में कोई मामला हुआ है ना, कोई इंदौर में मामला हुआ, तो आप अगर आप अवेयर सिटीजन मानते हो खुद को, तो आप कोशिश करो उसके पास जाके मिल के आओ, देखो क्या है कुछ। ये इस तरह इस लेवल पे हमें जाके काम करना चाहिए। हमें एनजीओज़ के सहारे, सरकार के सहारे, सिस्टम के सहारे नहीं बैठना चाहिए। तो ये एक बात मैं बार बार दोहराता हूँ। और दूसरा, मैं यूथ को हमेशा बोलता हूँ कि जैसे मुझे भी पहले लगता था कि मैं जब बूढ़ा हो जाऊँगा
जब मैं इतना कुछ बड़ा काम कर लूँगा। ऐसे होता था ना, आपके मन में होता होगा, सबके मन में होता होगा जो सुन रहा होगा, कि क्या है कि जब मैं कुछ बहुत बड़ा काम करूँगा, सबके मन में अच्छा काम करने की इच्छा आती है, तो मैं देखना बहुत लोगों की मदद करूँगा। ये कोई अलग से ऐसे हो नहीं ऐसा कोई पाता उम्र नहीं है। ये क्या है ना कि आपको हर अपने अभी से शुरू करना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूँगा सीरोज एक ऐसा भी प्रोजेक्ट है कि हमें तो लगता है कि आपको ना कुछ काम ऐसे भी कर सकते हैं आप, अपने जो फॉर प्रॉफिट काम है उसको भी आप नॉन प्रॉफिट कर सकते हैं। अपनी कंपनी में ऐसे लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं जिनके साथ कोई हादसा हुआ है। आप अपनी कंपनी में ऐसी महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं जिनके पास कोई सहारा नहीं है ना। आप डिसेबिलिटी सर्वाइवर्स को अपने इंक्लूड कर सकते हैं। तो मेरा मतलब है ये थोड़ी सी डे टू डे की चीज़ है। और चैरिटी को ना हम लोग थोड़ा बड़े गलत तरीके से देखते हैं। वो सोचते हैं कि अरे 10 रुपये खर्च कर दिया, मतलब 10,000 रुपये कहीं डोनेट कर दिए, मेरा हो गया। नहीं, मतलब वो आप करें तो बहुत अच्छा है, पर उससे हो नहीं गया। बस वो कर सकते हैं, आपकी क्षमता है, आप कर रहे हैं, पर उसके अलावा भी डे टू डे लाइफ में कुछ करते रहें, उससे ही क्राइम कम होगा। जब क्राइम कम होगा तो ऐसी वाला ही क्राइम कम होगा। आपको बताओ, हमें समाज का ना सोच और माहौल बदलने की ज़रूरत है। एकदम सही कहा आलोक जी आपने। बहुत अच्छा लगा आपकी आपने जो भी इतने वर्षों में आपने जितने सारे केसेस हैंडल किए हैं, जितनी बच्चियों को एक जीने का उम्मीद दिया है और उनको एक नई ज़िंदगी दी है अपनी शीरोज़ के ज़रिए, और आप अलग अलग शहर में इसका सेटअप कर रहे हैं, और आप हर शहर जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ की बच्चियों के लिए, वहाँ की औरतों के लिए या फिर लड़कों के लिए भी एक नई उम्मीद है कि हाँ चलो, और कहीं नहीं तो कम से कम यहाँ तो हमको एक सेटअप मिलेगा जहाँ हम आसानी से, आज़ादी से काम कर सकते हैं। कोई आके हमको नेग्लेक्टिंग वे में कोई वैसा लुक ना दे या कुछ। बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी को जान करके, और बस यूँ ही करते रहिए, समाज में अपना इम्पैक्ट देते रहिए, बिकॉज़ आप जैसे समाज सेवकों की ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा। और हम चाहेंगे कि और भी लोग जो काम कर रहे हैं सिंगल कैपेसिटी पे, इंडिविजुअल लेवल पे, एक टीम बनाएं, टीम बना करके काम करें, और जितना ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकें कि ये जैसा आपने कहा कि अटैक कर देने से आप किसी के हिम्मत हौसला को नहीं तोड़ दे रहे हो, आप किसी की ज़िंदगी नहीं ख़त्म कर दे रहे हो, वो फिर भी जिएगा, वो फिर भी अपनी ज़िंदगी जिएगा। तो आप ये नज़रिए को बदलो, आप ये नज़रिए को बदलो। ये बहुत ही अच्छा आपका मैसेज रहा। फिर मुलाकात होगी आपसे, यूं ही अच्छा काम करते रहिए। नमस्कार। थैंक यू। क्योंकि मैं तो एक बात सोशियो फेयर के लिए भी कहूँगा, एक छोटी सी मेरी पर्सनल जर्नी से ही। 2013 में जब एक कैंपेन शुरू किया तो 2013 के एंड में CNN IBN ने इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड में दिया। और आपको बताऊँ कि मैं छोटा ही तो इंसान था ना, 24 साल की उम्र थी उस वक्त। तो वो हिम्मत जो थी ना, कई बार इस तरह के रिकॉग्निशन से भी आती है। क्योंकि मतलब ये ईमानदारी से मैं बताना चाहता हूँ कि आपको रिकॉग्निशन मिलता है तो आपको ना खुशी होती है। मतलब मैं तो सर्वाइवर नहीं हूँ, ना ही मेरे अंदर मुझे वो प्रॉब्लम एग्जैक्टली मेरे साथ है। तो क्या होता है कि जब आप, मेरे को तो तारीफों नहीं आगे बढ़ाया। मैं तो बहुत बार बोलता हूँ, एक बार मैं हंस के ही बोलता हूँ कि आपने तारीफ कर करके बोला अब इसमें मुझे मेरा ज़िंदगी बदल दी है, मैं तो यहाँ आ गया। तो कई बार इस तरह के अवार्ड्स और इस तरह के रिकॉग्निशन दी मतलब बहुत काम आते हैं। तो मैं आपको भी इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। और स्पेशली मैं तो काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ, थोड़ा मेरा मोटिवेशन तो बन गया है, पर जो लोग नए इस तरह के काम करते हैं ना, उनके लिए इस तरह के रिकॉग्निशन बहुत ज़रूरी है। और इसको बना के रखिए, दूर के जो अच्छा काम कर रहे हैं ना, छोटा भी अच्छा काम कर रहे हैं, उनको ऐसे ही अवार्ड देते रहिए, उनकी तारीफ करते रहिए, क्योंकि अंत में तारीफें ना आपको शायद वो हिम्मत देती हैं और अच्छा करते हैं, और आप अच्छा काम करते हैं। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। एकदम ज़रूर। थैंक यू।